the house in order. Sir, bring the house in order. उपसभापति महोदय, Don't stand on the passage and talk. Honorable member Namadip Krishnan. Namadip Krishnan. Yeah, please. उपसभापति Yeah. महोदय, फैक्ट्रीज बिल 2016 जो यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, उसमें मैं अपने विचार रखने के लिए सदन के सामने खड़ा हुआ हूँ। खास तौर पे ये जो विधेयक लाया गया है, बिल लाया गया है, उसमें ये बात कही गई है कि जो ओवर टाइम है जो हमारे श्रमिकों के लिए, उससे बढ़ाकर 125 घंटे किए जाएंगे। मुझे ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि न तो श्रमिकों के हित में है, न तो ये जनहित में है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि एक तरफ तो आर्गुमेंट ये दी जा रही है कि ओवर टाइम बढ़ाया जाएगा तो उससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और रोजगारी भी बढ़ेगी। मैं समझता हूं इससे कोई एम्प्लॉयमेंट बनने वाला नहीं है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो बिल है न तो श्रमिकों के हित में है, न तो जनहित में है। ये अगर किसी के हित में है तो सिर्फ उद्योगपतियों के हित में है, या पूंजीपतियों के हित में है, या उनके मित्रों के हित में है। क्योंकि जो समय बढ़ाने की जो बात की जा रही है, मैं उसमें यह कहना चाहूंगा कि ओवर टाइम बढ़ाने से मैं समझता हूं कि श्रमिकों का एक्सप्लॉयटेशन होगा, उत्पीड़न बढ़ेगा, क्योंकि वही जो उनको मुआवजा मिलना चाहिए वो तो मिलेगा नहीं ओवर टाइम में, और उससे रोजगारी भी कम होगी। अगर आप सही माने में रोजगार उत्पन्न करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से उससे सबसे पहले प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आंकड़ों की तरफ देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो इन्वेस्टमेंट रेट जो है, जो यूपीए की सरकार थी उस दौरान जो 35%, 35% था, उसमें ये 3 साल में देयर इज हार्डली एनी इंक्रीज और देयर इज नो इंक्रीज एट ऑल। अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं बढ़ेगा तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, और अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो लोगों को रोजगारी कैसे मिलेगी। और खास तौर पे जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है वो डिक्रीज हो रहा है, वो घट रहा है, और प्राइवेट सेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर का 48% अंडर द 12th फाइनेंस कमीशन, उसमें तो कोई कंट्रीब्यूशन हो नहीं रहा है जो तय किया गया था। तो न तो आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, न तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, न तो आप ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ा रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा। और अगर आप देखेंगे कि आज एम्प्लॉयमेंट की हालत क्या है, बेरोजगारी का जो दर था, अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट था 3.8% था, वो आज बढ़कर 5% हो गया है। आपने वादा किया था 2 करोड़ रोजगारी का एम्प्लॉयमेंट देने के बारे में, और लेबर ब्यूरो रिपोर्ट जो है उनके जो आंकड़े अगर आप देखेंगे तो 2015 और 2016 में सिर्फ 1,03,000 लोगों को रोजगारी दी गई है, जबकि 1 करोड़ लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं और एंटाइटल है। वो 1 करोड़ रोजगार, वो चाहते हैं कि 1 करोड़ रोजगार लोगों को, हमारे युवाओं को मिले। और यूएन ब्यूरो रिपोर्ट भी अगर आप देखेंगे कि अगर ये 2016 और 2017 में करीबन 1 करोड़ 7 लाख जो पिछले साल था, लेकिन इस साल 1 करोड़ 8 लाख रोजगार आपको उपलब्ध कराने होंगे। तो एक तरफ तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है, और आप ओवर टाइम बढ़ाए जाते हैं। आप आर्गुमेंट कर सकते हैं कि जो वर्ल्ड लेबर ब्यूरो है उन्होंने 145 घंटे की बात की है, लेकिन ये हमारा जो देश है, हमारा जो आज जो जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है, मैं समझता हूं कि ये जो हमें लागू नहीं होना चाहिए, जो आप आर्गुमेंट अगर दे पाएंगे तो मेरा आपसे खास तौर पे जो आपकी सरकार जिस तरह से ढोल पीट रही है कि इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है, और दूसरी तरफ तो बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है, और दूसरी तरफ आप ओवर टाइम जो है बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं उसको देखते हुए
ये जो बिल है उसका महत्व जो है, इंपॉर्टेंस बहुत ही बढ़ जाता है। तो जो मकसद के साथ, जो उद्देश्य के साथ आप ये जो बिल लाए हैं, मैं समझता हूँ आपका ये मकसद उससे पूरा होने वाला नहीं है। ये सरकार नए रोजगार जो है उसको पैदा करने में तो विफल रही है, और दूसरी तरफ श्रमिकों को दंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट, अगर स्वास्थ्य की हमारी सुविधाएं अगर उपलब्ध नहीं है तो उसके लिए हम मरीजों को दंडित नहीं करते, या अगर हमारे पास शिक्षा के साधन या फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है तो उसके लिए हम स्टूडेंट्स को दंडित नहीं करना चाहिए। यहाँ तो जो हमारे श्रमिक हैं उनको हम दंडित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो ओवर टाइम वो करेंगे उससे मेरे ख्याल से उनका टेंशन बढ़ेगा, परिवार का टेंशन बढ़ेगा, उसको इतनी रोजगार तो मिलने वाली नहीं है, और इससे बेरोजगारी कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगा। तो उसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो बिल आप लेके आए हैं ओवर टाइम खास तौर पे, उसके बारे में वो मैं समझता हूं कि श्रमिकों के हित में नहीं है और जनहित में भी नहीं है। आप ओवर टाइम बढ़ाने से श्रमिकों का कोई कल्याण और या तो कोई उनका भला होने वाला नहीं है, जैसे मैंने कहा एक्सप्लॉयटेशन होने वाला है। और ये रोजगारी उपलब्ध कराने के लिए जो विकल्प आप ये सोच रहे हैं, ये विकल्प भी नहीं है, ये अल्टरनेटिव भी नहीं है। तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। हम कहीं पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनको आप फैसिलिटीज दीजिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, कुछ ऐसी सुविधाएं दीजिए ताकि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सके और लोगों को रोजगारी मिले। तो मैं खास तौर पर ये कहूंगा कि एक कठोर कानून है, और जिसके जरिए आप श्रमिकों का जो अधिकार जो है छीनने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये आपको ये अधिकार नहीं छीनना चाहिए। और जो भी हमारे श्रमिक हैं उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उनको और फायदा हो, और ख़ास तौर पे जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रोजगारी है, आप बढ़ा सकें। वादे तो बहुत करते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा 2 करोड़, लेकिन जब 1 लाख रोजगारी भी, एम्प्लॉयमेंट भी पर्याप्त दे नहीं पाए, तो किस तरह से जो आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी है, उसको आप कैसे घटाएंगे? आप बात कर रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बहाने आप जो श्रमिकों को निकालने की जो प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहे हैं, उस पर भी मुझे ऑब्जेक्शन है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस तरह से लेबर लॉज जो है, हमारे जो श्रमिकों के लिए जो कानून है, उसको जिस तरह से डाइल्यूट किए जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि कानून में यह प्रावधान किया गया कि 300 से कम अगर श्रमिकों वाली जो कंपनियां हैं उसके लिए सरकार को सूचित करने की जरूरत नहीं है। यह तो एक तरीके से श्रमिकों को अन्याय हुआ। और उसके आगे भी मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा, मुझे नहीं मालूम लेकिन मुझे संदेह है कि कहीं ऐसा भी कानून लाया जा रहा है कि सिर्फ जहां पे 40 श्रमिक काम करते हैं उसको भी जरूरत नहीं है परमिशन लेने की। तो अब हम करने क्या जा रहे हैं? हम श्रमिकों के हितों की रक्षा करने जा रहे हैं, या श्रमिकों के जो हित है उनके साथ हम खिलवाड़ करने जा रहे हैं? तो ये जो है, आप जो भी ये बिल लाए हैं, या राजस्थान में या मध्य प्रदेश में, या ये जो अमेंडमेंट लाए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इसके लिए आपने जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो लोग श्रमिकों के संगठन हैं, उसको कभी कंसल्ट करने की कोशिश की है? उनके साथ आपने मशवरा किया है? अगर मशवरा किया है तो कब किया? कितने संगठनों के साथ मशवरा किया? तो ये भी मेरे ख्याल से आपको अगर उत्तर देंगे तो हम आपके आभारी रहेंगे। मॉडल शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट बिल जो आप सर्कुलेट आपने जो किया है, जिससे मैं समझता हूं कि मिनिमम वेज, ईएसआई, पीएफ और सेवा की जो शर्तों को स्पष्ट नहीं किया गया, उसको क्लियर नहीं किया गया, तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दें, उसके बारे में स्पष्टीकरण करें, तो मैं समझता हूं कि सदन को भी इससे लाभ होगा। इससे गंभीर जो बिना है, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एनडीए सरकार ने एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में जो संशोधन किया है, जिससे श्रमिकों की बचत को शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपके इस कदम से श्रमिकों की जीवन भर की जो कमाई है वो दांव पे लगा दी है। उससे कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, उसके बारे में भी आपको सदन को बताना होगा। आपने यह भी कोशिश की है कि ईपीएफ से निकाली गई रकम राशि पे टैक्स लगाया जाए, लेकिन आपकी यह कोशिश ऑपोजिशन के दबाव की वजह से आपकी यह कोशिश विफल रही, या तो आप उसमें विफल रह गए। तो ये श्रमिकों के खिलाफ आप क्यों कार्रवाई करें, ऐसे कानून क्यों ला रहे हैं?
आप जो स्टेट जो सरकार है, हमारे राज्य की जो सरकारें हैं, उसको हम लोग क्यों ऐसे जो कानून है जिससे श्रमिकों को नुकसान हो रहा है वो रोकने के लिए हम लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं? सिर्फ हम पूंजीपतियों के बारे में सोच रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में सोचे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आखिर तो हमारी जो इकोनॉमी है उसमें उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन साथ साथ जो श्रमिक है, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ जिसे ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहा हूँ, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो क्या क्या हो रहा है उसका तो मैं समझता हूँ कल्पना करनी भी मुश्किल है। और ये जो आप अमेंडमेंट ला रहे हैं, मैं समझता हूँ कि एक संघीय ढांचा, आप लोग फेडरल स्ट्रक्चर की तो बात करते हैं, लेकिन जो हमारा संघीय ढांचा है उस पर भी एक हमला है, क्योंकि श्रम कानूनों को लागू करने की जो जिम्मेदारी है वो तो राज्यों की है, और अल्टीमेटली जो भी राज्य है उनके सामने अलग अलग चैलेंजेस हैं, अलग अलग चुनौतियां हैं, और उसीलिए संविधान राज्यों के ये जो अधिकार दिया है उस विषय में जरूर कानून और नियम बना सके। अगर स्टेट को हम ये अधिकार ले लेंगे कि जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, अगर वो यहीं पे बनाए जाएंगे, तो मैं समझता हूँ ये जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, ये जो हमारा संघीय ढांचा है, उस पर भी एक हमला है। श्रमिक जो है हमारा, वो कोई मशीन तो नहीं है कि उनसे जितने भी घंटे चाहे आप काम करवा लें, 50 से 75, 75 से 100 और 100 से 125, कि जिससे प्रोडक्शन बढ़ जाए, कम से कम उसका भी ख्याल रखना होगा, उनके परिवार का भी ख्याल रखना होगा। और जब ओवर टाइम करता है तो वही जो मुआवजा है, वो जो राशि उनको मिलनी चाहिए वो तो मिल नहीं रही है, उससे जो भी है ओवर टाइम में कम मिलती है। तो उन पे ये जुल्म हम क्यों कर रहे हैं? जो भी है ओवर टाइम करना चाहें करें, लेकिन उसके लिए कोई हमें कंपलसरी कोई कानून या मैंडेटरी बनानी चाहिए कि हाँ इतने घंटे तक काम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। उनके जो जब काम करते हैं तो कम से कम कुछ घंटे का तो उनको आराम मिलना चाहिए, कुछ घंटे का तो विराम मिलना चाहिए। अगर वो 100-125 घंटे ही काम करने लगेगा तो ऐसे एक मशीन की तरह उनसे हम काम ले रहे हैं। तो ये चीज़ भी मेरे ख्याल से जो सरकार है उनको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर अधिक उत्पादन कोई चाहता है तो उनको कर्मचारी जो कहे बढ़ाना चाहिए। वो अपने एम्प्लॉयज़ क्यों नहीं बढ़ाते? अगर वो प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं और सरकार भी चाहती है कि प्रोडक्शन बढ़े, तो उनसे ही ओवर टाइम देकर हम क्यों काम लेना चाहते हैं? आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ाइए, श्रमिकों की संख्या बढ़ाइए, उससे ऑटोमेटिकली रोजगारी लोगों को मिलेगी। लेकिन नहीं, मैं समझता हूँ कि ये अमेंडमेंट से आप जो श्रमिकों का हित है उसकी ओर ध्यान नहीं रख रहे हैं। आप जो पूंजीपति, उद्योगपति, कारखाने वाले हैं उनका आप ध्यान रख रहे हैं। मौजूदा कर्मचारियों का सोशल जो एक्सप्लॉयटेशन है वो मेरे ख्याल से बंद होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। ये जो आप जो बिल रहे हैं इससे एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा, उसका उत्पीड़न बढ़ेगा, उसका शोषण बढ़ेगा। तो उसी लिए ये जो आप अमेंडमेंट जो लेके आए हैं उसके बारे में आपको फिर से सोचना चाहिए। और अल्टीमेटली इनके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, लॉन्ग टर्म में इससे क्या नुकसान होगा? श्रमिक जो है आमतौर पे जो गरीब इंसान होता है, इस बिल पारित होने से उनका टेंशन बढ़ेगा, उनका एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा, उसका उत्पीड़न बढ़ेगा। उनके पास न तो पैसा है, न तो लीगल सर्विसेज है, न कोई मदद भी नहीं कर रहा है। अगर रिकॉग्नाइज यूनियन ही आप खत्म कर देंगे तो उनके लिए कौन लड़ेगा इस श्रमिकों के लिए? और अगर लीगल अगर उनके पास मदद ही नहीं है, उनको कोई ऑर्गेनाइजेशन मदद करने वाला ही नहीं है, तो ये जो उनके सामने जो चुनौती है, जो तकलीफ है, जो मुश्किलात है, उसका वो कैसे सामना कर पाएगा? और इसीलिए पिछले 60 साल में कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा कानून के जरिए जो श्रमिक है उनकी सुरक्षा करने का प्रयास किया है, या तो उनको सुरक्षा प्रदान की है। चाहे उससे कुछ उद्योगपति भी हमारे नाराज हुए, लेकिन यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस ने उसकी चिंता नहीं की, क्योंकि हमेशा न्याय दिलाने की कोशिश की है। और इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, तो उनका कोट करना चाहूँगा उनको, कि छोटे और सीमांत मजदूर श्रमिक हमारी औद्योगिक व्यवस्था की रीढ़ है। बहुत बार ऐसा व्यापार होगा जिसमें व्यापारी श्रमिकों को उनके अधिकारों से वंचित करके मुनाफा कमाना चाहेंगे। इसलिए एक कल्याणकारी राज्य के तौर पर हमें उस बरगद पेड़ की तरह बनना चाहिए जो श्रमिकों की सुरक्षा की गारंटी दे और उनके अधिकारों को कायम रख सके। तो हम बरगद का पेड़ तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन जो बरगद का पेड़ है, जो बना हुआ है सालों से, उसे हम उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो हमारे श्रमिक जो है उनकी चिंता करने की बहुत ही जरूरत। श्रमिक के बिना न तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, न तो ग्रोथ बढ़ेगा। आंकड़े हम चाहे कितने भी देते रहें। और उसी लिए ख़ास तौर पे मेरे कुछ सुझाव है, और सुझाव मैं सदन के सामने आपके सामने
उपसभापति महोदय के जरिए रखना चाहूँगा। अगर आप कंसिडर करें तो बड़ी अच्छी बात होगी। अगर आप रोजगार के नए अवसर का निर्माण इस तरह से करें कि जिससे वास्तविक रोजगार उत्पन्न करने के लिए आर्थिक तरीकों को अपनाएं, न कि ओवर टाइम आप बढ़ा रहे। जो भी इकोनॉमिक मेजर्स लेने चाहिए, जो आर्थिक मेजर्स लेने चाहिए, वो आपको लेने चाहिए। ये कृत्रिम रोजगार उत्पन्न करने के लिए कानूनी तरीकों का उपयोग आप न करें। इट्स आर्टिफिशियल थिंग। इससे आप कहीं श्रमिक जो हमारे लेबर है उनके लिए हम कल्याण उनका कर नहीं पाएंगे, उनसे उनको नुकसान होगा। हमारी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। उस दिशा में तो कोई प्रयास हो नहीं रहे, न तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, न उसी दिशा में कोई कोशिश हो रही है। साथ साथ ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे जो उद्योगपति है, जो पूंजीपति है, जो कारखाने चला रहे हैं, उनको लोन भी मिले। उनकी जो तकलीफ है, उनकी जो समस्या है, उनको भी हल करने की कोशिश करनी चाहिए। निवेश या इन्वेस्टमेंट के जो शर्त हैं उनको बेहतर बनाएं और व्यापार करने की प्रक्रिया जो भी है सरल बना सके। ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर ये करेंगे तो उससे श्रमिकों को भी फायदा होगा और उससे उत्पादन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन सिर्फ अमेंडमेंट करने से या ओवर टाइम बढ़ाने से प्रोडक्शन नहीं बनने वाला है। लेकिन ये श्रमिकों के जो अधिकार छीनने का जो बहाना भी नहीं बनना चाहिए। और इसीलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि जनता ने आपको एक ऐतिहासिक आदेश दिया है, उसका उपयोग श्रमिकों की मदद करने के लिए करें। प्रधानमंत्री जी बात तो हर रोज कर रहे हैं, प्रो पुअर, गरीबों के लिए हम काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे अमेंडमेंट ला रहे हैं जिसके जो गरीब है, जो श्रमिक है, उनको नुकसान हो। ना कि उनको दबाने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए मजबूर उनको नहीं करना चाहिए। और उन कानूनों का मजबूत वगैरह जो श्रमिकों की रक्षा की गारंटी देता है, ऐसे कानून हमें बनाने चाहिए। ना कि हम ऐसे कानून बनाएं ताकि उनकी जो सुरक्षा है वो सुरक्षा ही खतरे में आ जाए और वो परेशान हो, उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन ही खत्म हो जाए जिस तरह से कानून लिए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल से ये जो सारी चीज़ें हैं उस पर सरकार को ध्यान देना होगा। न सिर्फ ऐसे अमेंडमेंट करने से या ऐसे सुधार लाने से कानून में, या जो भी राज्य सरकार या हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उनके जो अधिकार है अगर हम छीन लेते हैं तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है श्रमिकों को अगर सही मायने में फ़ायदा करना है तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, आप ऐसी सहूलियत या फैसिलिटीज़ दीजिए जो हमारे कारखाने या उद्योगपति है, और उसके साथ साथ ऐसे कल्याणकारी काम करिए। और ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो यूनियंस है, जो ट्रेड यूनियंस है, उसको आप कमज़ोर मत करिए, उनको मजबूत बनाइए ताकि वो श्रमिकों की हितों की रक्षा कर सके। ये मैं कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि उसके साथ साथ बाकी जो पूंजीपति उद्योगपति है उनको भी नुकसान हो या उनको कहीं तकलीफ में आ जाए। लेकिन आपको बैलेंस करना होगा दोनों के बीच में। अगर सिर्फ आप उद्योगपति या पूंजीपतियों की मदद करेंगे और जो हमारे श्रमिक है उनकी अगर सुरक्षा नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत ही तकलीफ होने वाली है। और जिस दिन हमारे श्रमिक जो है वो परेशान होंगे, वो जब जो तकलीफ है उनका सामना करेंगे, उनका परिवार जो तकलीफ में आ जाएंगे, तो न तो आप उत्पादन बढ़ा पाएंगे, न तो प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे। और इसको मैं समझता हूँ कि जो आप देश के अर्थतंत्र को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, उसको सशक्त करने की बात कर रहे हैं, उसे सशक्त या मजबूत नहीं होगा, उससे और कमज़ोर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से एक बार मैं मंत्री जी को कहूँगा इसके बारे में ध्यान दें। ओके, थैंक यू श्री अहमद पटेल जी, थैंक यू वेरी मच। नाउ डॉक्टर सत्यनारायण जेतिया। माननीय उपसभापति जी, कारखाना संशोधन विधेयक 2016 काम के घंटों के बारे में ओवर टाइम को बढ़ाने के बारे में एक प्रावधान करने के लिए एक विधान बनाया गया है। 4 बातें इसमें कही गई है। कारखाना संशोधन विधेयक 1948 का जो 63वां भाग है उसमें राज्य सरकारों के स्थान पर, शब्दों के स्थान पर यथास्थिति केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार शब्द रखने के बारे में कहा गया है। ऐसा 4 स्थानों के बारे में 4 बार इसमें कहा गया है। यह 1948 के 63वें मूल अधिनियम के धारा 64 में राज्य सरकारों के स्थान पर केंद्र सरकार को स्थापित करने के बारे में, और धारा 65 में, मूल अधिनियम की धारा 65 में
भी केंद्र सरकार को स्थान देने के लिए ये बात कहते हुए कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से मुख्य निरीक्षक आदेश द्वारा लोकहित में एक तिमाही में अतिकाल यानी ओवर टाइम काम करने के घंटों की कुल संख्या को 125 तक बढ़ा सकेगा। और अंत में भी धारा 115 में भी यही राज्य सरकार के साथ साथ इसको केंद्र सरकार के बारे में कहा गया है और इसमें इसको जब नोटिफिकेशन किया जाएगा तो इसको लागू करने की बात है। श्रम और पूंजी विकास की संभावनाओं के दो प्रमुख आधार हैं। श्रम के बिना पूंजी का निर्माण हो सकता नहीं, किंतु श्रम को मान मिले ऐसा प्राय देखने में आता नहीं। तो आज जो श्रमिक क्षेत्र में बेचैनी है, श्रम का मान मांग रहा है हिंदुस्तान, और इसलिए एक मोदी जी की सरकार ने श्रम कानूनों के बारे में ऐसा हमारे बाकी के मित्र कहते हैं कि कुछ किया नहीं है, ये कहना मुनासिब नहीं होगा। सरकार ने समय समय पर और इसमें सुधार करने का काम किया। बोनस संधा अधिनियम 1965 को संशोधित करके बोनस की पात्रता तथा बोनस की गणना के प्रयोजनार्थ मजदूरी की अधिकतम सीमा को बढ़ा करके 21,000 रुपये प्रतिमाह करने का काम प्रति 21,000 और 7,000 प्रतिमाह करने का काम हुआ है। बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 में संशोधन के माध्यम से 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों के सभी व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में नियोजन पर निषेध लगाया। वेतन सीमा को 15,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रतिमाह करके कर्मचारी राज्य बीमा ESI की जो सारी सुविधाएं हैं उसकी योजना का लाभ देने का काम किया। मजदूरी का भुगतान बैंक खातों के माध्यम से एक बड़ा काम हुआ है, जिसके कारण से मजदूरों का जो वेतन और बाकी का जो उनका मजदूरी का भुगतान किया जाता था वो बराबर नहीं होता था। उसको बैंकों के खातों के माध्यम से करने के लिए मजदूरी संधा अधिनियम 1936 के अंतर्गत सामर्थ्यकारी उपबंध किए गए। कारखानों में स्थापनाओं में विशिष्ट श्रम पहचान संख्या LIN आवंटित करने के लिए एकीकृत श्रम सुविधा पोर्टल प्रारंभ करना, स्वप्रमाणित एवं सरलीकृत ऑनलाइन वार्षिक विवरणी दायर करना तथा कंप्यूटरीकृत पद्धति के माध्यम से पारदर्शी श्रम निरीक्षण योजना का शुरू करना। ऐसा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर सार्वभौमिक खाता संख्या के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि के खातों की उसको जारी रखने का काम। इस प्रकार से अनेक प्रकार के उपाय और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किए। अब मैं जानता हूं और मैं मानता भी हूं, प्राय 50 साल से ज़्यादा समय मुझे श्रमिकों के बीच में काम करते हुए हैं। पहली ट्रेड यूनियन जब बनाने का काम हुआ था तो मैंने बिजली में उसका निर्माण किया था सन 1966 में, और तब से मैं श्रमिकों के बीच में काम करते आ रहा हूँ। हाइडल प्रोजेक्ट में हमने काम शुरू किया था और उसके बाद अनेक प्रकार के उद्योगों में, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, मजदूरों के बीच में काम करने का मुझे मौका मिला है। चाहे कपड़ा मिल के मजदूर होंगे, चाहे BHL का कारखाना होगा, चाहे वो रेलवे होगा, चाहे बैंक्स होंगे, चाहे बीमा होगा, इन सारी जगहों पर मजदूरों के साथ मिलकर के उनकी समस्याओं को समझने का, निकटता से काम करने का मौका हुआ। और संयोग से जब मैं 98 में और श्रम मंत्री हो गया तब उस सारे कामों को जो मेरा अनुभव था और बाकी के मित्रों के साथ जो ट्रेड यूनियन हमारे चलाते हैं, सभी ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस, उनके साथ बैठ करके ILC में और उन्हीं बातों को लेकर के हम ILO में एक कॉन्सेप्ट के साथ जाते थे। पूंजी के वैश्वीकरण की बड़ी चर्चा है, बड़ी धूम मची हुई है, और उस समय हमने कौशल वैश्वीकरण की बात की थी, स्किल ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात की थी, क्योंकि पूंजी का संचरण तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है और किसी को पता लगता नहीं है, किंतु कौशल वैश्वीकरण की जो बात थी उसमें हमने ये कॉन्सेप्ट या अवधारणा रखने का काम किया था कि जहाँ हमारा श्रमिक जाता है, जहाँ विदेशों में हमारा श्रमिक जाता है, चाहे वो बौद्धिक कामों से जुड़ा हुआ हो और चाहे बाकी के कामों से जुड़ा हुआ हो, जब वो जाता है तो हमारे यहाँ का संस्कार लेकर के भी जाता है। और इसलिए विश्व मैत्री का, विश्व बंधुत्व का एक संदेश
सारी दुनिया में फैलाने के लिए मजदूर कर सकता है, ये श्रमिक कर सकता है, और इस प्रकार का जो जानकार कौशल से तज्ञ व्यक्ति है उसको करने के लिए और अवसर होता है। परंतु समय के साथ साथ जिस तरह का अभी वातावरण बना हुआ है, सारी दुनिया भर में पूंजी को महत्व, पूंजी की महत्ता का ऐसा और उसका प्रभुत्व ऐसा चारों ओर दिखाई देता है, किंतु इसकी आधारभूत मान्यता को हमें और याद करना चाहिए। श्रमम बिना न किमपि साध्यम, मेहनत के बिना कुछ होता नहीं है, और इसलिए मेहनत करने वाले आदमी का सम्मान होना चाहिए। भारत का मजदूर और भारत का किसान ये हिंदुस्तान का निर्माण करता है। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। इस बात को ध्यान में रख करके यदि हमने देश के मजदूरों के बारे में, श्रमिकों के बारे में और हिंदुस्तान के किसानों के बारे में चिंता करने का काम किया तो निश्चित रूप से हमारा यह देश सुखी और समृद्ध हो सकेगा। और इसलिए हमारी जो मौलिक मान्यताएं उसमें जो कुछ अभी जो नया आ रहा है, जो आधुनिकीकरण हो रहा है, जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, इस सारी बातों को समावेश करके और सारे कानूनों को बदल करने की आवश्यकता है। हमारे कानून बहुत पुराने हैं और आज़ादी के पहले बने हुए कानून हैं। उस वक्त की परिस्थितियाँ, एक समय ये था कि स्टीम से कारखाने चला करते थे, उसके बाद बाकी का मैकेनाइज्ड हो गया और धीरे धीरे उसमें और विद्युतीकरण करने के कारण से कारखाने चलते रहे। पर आज जो समय आ गया है उसमें तो ये सारी बातें धीरे धीरे कम होती जा रही है। और हमने देखा कि कपड़ा के क्षेत्र में, टेक्सटाइल में तो ये सारा काम एकदम अलग प्रकार का हो गया है। पहले हर शहर में बड़ी कपड़ा मिली हुआ करती थी और उसमें हज़ारों लोग अपना रोजगार प्राप्त करने का काम करते थे, और ऐसे सारे जो लाखों हज़ारों लोग रहे होंगे, उन सारे मजदूरों को और पुनर्वास करने की एक चुनौती देश के सामने थी। परिस्थितियों में ऐसे सारे लोगों को और बदलाव के कारण से, टेक्नोलॉजी के बदलाव के कारण से, और निश्चित रूप से आज भी वो लोग असहाय की स्थिति में हैं, उनके पुनर्वास की आवश्यकता है। लाखों लोग ऐसे हैं जिनको कि रोजगार नहीं है, और ऐसे जो दूसरी पीढ़ी आ गई काम के लिए, जो उनके बच्चे हैं। पहले ये होता था कि मजदूर का बेटा कहीं कारखाने में जा कर के अपने पिताजी के साथ काम करना शुरू कर देता था और अपना जो परंपरागत रोजगार है उसको काम शुरू कर देता। तो इस प्रकार से जो शहरों के रोजगार थे, जो मिलों में, कारखानों में हुआ करते थे, और रोजगार जो परंपरागत रूप से गाँव में हुआ करते थे, वो सारे रोजगार एक तरह से खत्म हो गए। अब वहाँ गाँव में काम करने के लिए जो बढ़ई, सुतार, बाकी के जो सारे लोग, हमारे लुहार काम करने वाले, चर्मकार काम करने वाले, ऐसे जो सारे स्किल वाले, जो कौशल करने वाले लोग थे, उनके रोजगार भी अब नहीं है। तो आज की ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम किसी को दोष देने का काम ना करें, आपने नहीं किया, इनने नहीं किया, उनने नहीं किया। किसने किया? परिस्थितियों ने नहीं होने दिया। तो इन परिस्थितियों में जो कुछ भी अभी हो रहा है, इसको बदलाव करने के लिए हमें क्या उपाय करना है, ऐसा सामूहिक रूप से सोचने की आवश्यकता है। मैं तो पार्टी का पहला ही वक्ता हूँ, इसलिए समय मुझे होगा ऐसा मैं मान रहा हूँ, और इसलिए तो मैं जानता हूँ कि इन सारी बातों में संगठित क्षेत्र में और असंगठित क्षेत्र में, और देश का प्राय 94% 94% आज भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, और उनका कोई और पुरसाने हाल नहीं है, उनका गुजारा करने के लिए कोई नहीं। हम हर वर्ष हर कोई नारों के साथ हम बातें करते रहते हैं, और नारे सुन करके और किसी का काम चलता नहीं है, चाहे उस समय हुआ हो, चाहे आज की बात हो। और इसलिए नारों को साकार करने के लिए, सबका विकास करने के लिए, सबको साथ लेकर के काम करने की आज ज़रूरत है, और इस प्रकार की पहल को करने की हमने शुरुआत की है। आपने बाकी के समय में हमारे यहाँ वरिष्ठ लोग बैठे हैं, मजदूर क्षेत्र में काम करने वाले, सभी ट्रेड यूनियन के काम करने वाले, इंटक, एटक, आईटक, C2, ऐसे सारे मित्र, और भारतीय मजदूर संघ जिसका कि मैं कार्यकर्ता रहा हूँ, और मैंने इस सारे क्षेत्र में काम किया है, बहुत संघर्ष जिद्दोजहद की है। मेरे ऊपर जितना लाठीचार्ज हुआ है, फायरिंग हुआ है, जितनी बार जेलों को जाना हुआ है, ऐसा सैकड़ों बार हुआ, एक दो बार नहीं। ऐसा करते हुए, संघर्षों में करते हुए, यह एक साधारण सा व्यक्ति, एक साधारण सा मजदूर का बेटा आज यहाँ पर आकर के और सदन में बात कर रहा है, यह मेरे लिए भी फख्र की बात है। और निश्चित रूप से हम जिस प्रकार से इस काम की समझ रखते हैं, उस काम की समझ को लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है। और इसलिए हमारा कहना है कि ये जो मजदूर काम करने वाला है, जो श्रमिक काम करने वाला है, कर्मकार काम करने वाला है, जो दिखाई नहीं देता है, जो सड़कों पर काम करता है, जो गड्ढे खोदता है, जो नालियाँ साफ करता है, और जिनको कॉन्ट्रैक्ट लेबर करके 2-2 घंटे की नौकरी दे करके उनका रोजगार खत्म करने की बात हो रही है। कोई भी सफाई का कर्मचारी 2 घंटे रख करके और उसको 2000 रुपये, 5000 रुपये दे करके गुजारा करने का काम करने के लिए कहा जाता है। तो ये सारी विसंगतियाँ हैं,
और इस विसंगतियों को सुसंगत करने के लिए कौन करेगा? इनने नहीं किया, ठीक नहीं है, उनने नहीं किया, ये भी ठीक नहीं है, तो ठीक क्या है? जो ठीक है उसको करने के लिए हमें और उपाय निकालने की जरूरत है। सेकंड लेबर कमीशन रविंद्र वर्मा जी की अध्यक्षता में बनाया था, तब मैं श्रम मंत्री हुआ करता था, और उस वक्त हमने कुछ उसमें से निष्कर्ष निकाले थे। उस समय के जो निष्कर्ष थे उसमें से कुछ बातों को मैं यहाँ कह देना चाहता हूँ। उसमें कहा गया था कि सम फाइंडिंग्स ऑफ द सेकंड लेबर कमीशन, उसमें कहा गया था कि ऑल लेबर लॉज शुड गिव ए वेल डिफाइंड सोशल सिक्योरिटी। और जैसा अभी आपने हमारे अहमद साहब ने बात करते हुए कहा कि सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए। वेजेस टू इंक्लूड बेसिक डीए, अदर पर्क्स एंड इवन बोनस शुड बी अंडर रिम्यूनरेशन। उसके वेतन में इन सारी बातों का समावेश होना चाहिए। ए कॉन्ट्रैक्ट लेबर कैन नॉट बी इंगेज्ड इन प्रोडक्शन सर्विस एक्टिविटीज। कॉन्ट्रैक्ट लेबर शुड बी गिवन remuneration at the regular rate of regular grade. No worker shall be kept continuously as a casual worker for more than 3 years against a permanent job. अब ये सारी बातों का किस तरह से चतुराई पूर्वक ये काम करने का काम और अंजाम होता है, ये हम देखते आ रहे हैं, और हम जानते हुए भी उसको बदल नहीं पा रहे हैं। ये कैसी व्यवस्था परवस्था है? और इसलिए इन सारी परिस्थितियों में जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम करता है वो काम करता है, जो रेगुलर कर्मचारी काम करता है, किंतु उसको जब वेजेस देने की बात होती है तो वो वेजेस नहीं मिलते हैं जो रेगुलर वर्कर के मिलना चाहिए। और इसलिए हम कहते हैं कि भाई जैसा एक सरी का काम है तो एक सरी का वेतन उसको मिलना चाहिए, तो सेम वेज मिलना चाहिए सेम वर्क के लिए। तो इस बात में भी हमने यहाँ पर और सेकंड लेबर कमीशन में वो सारी बात कही गई थी। एवरी एम्प्लॉय शुड बी पेड 1 month's पे एज ए बोनस, ये भी कहा गया था। अब वो बोनस हर एक मजदूर को तो नहीं मिलता, हर एक कर्मचारी को तो नहीं मिलता। एवरी वर्कर शुड हैव ए राइट टू एंजॉय मिनिमम वेज। अब ये मिनिमम वेज जो है यह बड़ी मुश्किल बात है, और मिनिमम वेज को डिफाइन करने के लिए अलग अलग लोग हैं। ये जो न्यूनतम वेतन है उसमें गुजारा कैसे होगा, उसको जीने के लिए, उसके परिवार के लिए, उसके परिवार के साथ में उसके माँ बाप के लिए, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, और उस सारी बातों को चलाते हुए उसके रहन सहन के लिए, तो रोटी कपड़ा और मकान कैसे चलेगा, उसका सारा कारोबार कैसे उसका बनेगा काम, ये सारी बातों को देखने के लिए कोई उपाय है क्या? और इसलिए देश की आधी से ज़्यादा आबादी, मोटे तौर पर जैसा मैंने कहा है कि आधी से ज़्यादा आबादी आज भी और वंचित, गरीब और ऐसे लोगों की है जो निश्चित रूप से मदद की दरकार करती है। ये बात अलग है कि केंद्र की सरकार ने गरीबों की सहायता करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई हैं, और उन योजनाओं के माध्यम से उनको सहायता मिल भी रही, परंतु ये सहायता का काम है, ये उनके कल्याण के काम है। किंतु वो खुद कमा करके सम्मानजनक रूप से, प्रतिष्ठापूर्वक रूप से और अपना रोजगार प्राप्त कर सके, और उस रोजगार में से अपना गुजारा कर सके, इस प्रकार के अवसर पैदा करने की हमें और ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सारी बातों में, चूंकि यह तो कानून जिसमें कहा गया है कि काम के घंटे बढ़ाने वाली बात है, अब काम के घंटे हम क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि काम की ज़रूरत है। हमने ये भी कहा है कि ये सारे जो काम के घंटे हैं वो 125 घंटों तक हो सकते हैं, परंतु ये जब 125 घंटे प्रति तिमाही में, 3 महीने में क्वार्टरली 125 घंटे बढ़ाए जाएंगे, तो फिर उसकी वर्किंग कंडीशंस क्या होगी, उसको हम क्या सहायता देने वाले हैं, क्या उसी वेजेस पर और उसको जो ओवर टाइम मिलता है उसमें क्या हम बदल करने वाले हैं, वो बढ़ा करके देने वाले हैं क्या? ये सारे प्रश्न सामने खड़े होते हैं, और इन सारे प्रश्नों का उत्तर निश्चित रूप से ये सारे काम के साथ जुड़ करके आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सारे कानून हैं जो पुराने हो गए हैं, इसको करने के लिए और एक नया कमीशन बना करके और जल्दी से समयबद्ध रूप से इस सारे ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और ये अनुकूल समय है, सरकार अभी चलने वाली है, आगे भी हो सकती है कि चलेगी, किंतु कुल मिलाकर के मैं चाहूँगा कि एक कमीशन बना करके पूरी तरह से लेबर लॉज को नए डेफिनेशन दे करके और हमारी आवश्यकताओं के अनुसार नए कानून बना करके हम एक नए श्रम जगत का निर्माण करने का काम करें, जिसमें श्रम की प्रतिष्ठा मिले, श्रम का सम्मान मिले। और इसलिए हम चाहेंगे कि एक नई शुरुआत करने का एक मौका आ गया है, सरकार ये ज़रूर करे। ऐसी दरकार करते हुए आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस सारे काम को करने के लिए आपका सहयोग मिले। अंदाज़ बयां गर्चे बहुत खूब नहीं है, शायद कि उतर जाए दिल में मेरी बात। हिंदुस्तान जिंदाबाद। थैंक यू रवि प्रकाश वर्मा।